हेलो दोस्तों, स्वागत है फाइनल रिव्यू में। आज है 9 जून और 9 जून को जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट एक बेहतरीन से मोटिवेशन के साथ, जो कि है दोस्तों, मुश्किलें हमें बर्बाद करने नहीं आती बल्कि हमारी छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालने के लिए हमें मदद करती है। तो इसलिए कभी भी लाइफ में मुश्किलें आए तो घबराना नहीं है, अपनी क्या है एबिलिटी को यहाँ पे निखारना है उससे, ठीक है। और इसी के साथ हमारे जून के महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, जिसमें हमने अभी तक के 8 जून के महत्वपूर्ण दिवस 8 जून तक, और उसके साथ साथ हमने प्रत्येक दिवस के रिवीजन भी कर लिए हैं। तो आज है 9 तारीख और 9 जून को 9 जनवरी से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के ये महत्वपूर्ण दिवस और थीम है यहाँ पे देख लेते हैं। जिसमें पहला है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे बनाते हैं। इस साल की जो थीम थी, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। अगला है 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी कि सेफर इंटरनेट डे के रूप में मनाते हैं, जो कि थीम थी एक साथ मिलकर बेहतर इंटरनेट के लिए। और 9 मार्च की बात करें तो धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार की थीम थी धूम्रपान छोड़ना तनाव कम करने का सही तरीका है। और 9 अप्रैल की बात करें तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस यहाँ पे मनाया जाता है और थीम थी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ओके, बात करेंगे इसके बाद 9 मई की विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और इस बार की जो थीम थी कीट और पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार। और 9 जून की बात करें तो यानी कि आज की, तो यहाँ पे विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि एक्सेलरेटेशन डे यहाँ पे मनाया जाता है वर्ल्ड का। यहाँ पे देखें इस बार की थीम तो प्रत्यायन, वैश्विक व्यापार और आर्थिक विकास को यहाँ पे गति देना। तो अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिशिएट को सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी के कितने प्रतिशत के भीतर रखने का यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये किया है दोस्तों 3% के भीतर रखने का यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया है। बात कर लेंगे इसके राजकोषीय घाटे और बजट की। तो उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष का जो बजट का राजकोषीय घाटा लक्ष्य है वो 3% के भीतर है। ये लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन है उसके अनुरूप ये होता है। राजकोषीय घाटे की कुल आय और व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है। और वित्तीय अनुशासन की बात करें तो वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राज्य की जो ऋण क्षमता है और क्रेडिट रैंकिंग है ये इसके लिए ये अनिवार्य है, ठीक है, 3% के अंदर। और 3% की सीमा राज्य के जो आर्थिक प्रबंधन है इसमें मितव्ययिता और स्थिरता का संकेत यहाँ पे देती है। इसी क्रम में बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड की आर्थिक जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है इसमें संरचनात्मक दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों के योगदान जैसे सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, इसके संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो पहला कथन है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 9.59% है, जो कि सही है। दूसरा कथन है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण का हिस्सा सबसे बड़ा है, ये भी सही है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र कहलाता है, इसका योगदान 50% से अधिक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और जो चौथा है प्राथमिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में भारी गिरावट आई है, जो कि ऐसा नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.59% है, ये स्थिर बना हुआ है। और तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है 50.46 है, जो कि 50% से 0.46 अधिक है। और द्वितीय क्षेत्र जो विनिर्माण का हिस्सा है जो कि 65.68% ये है। अब बात कर लेंगे इसकी उत्तराखंड के आर्थिक संरचनात्मक योगदान की। तो यहाँ पे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वर्तमान में 9.59% दर्ज किया है। राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीयक सेवा यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, 50.46% है। द्वितीय क्षेत्र के भीतर विनिर्माण का योगदान है 65.68 के साथ सबसे बड़े यहाँ पे है, ठीक है। अब बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, आप बोलेंगे कि द्वितीय क्षेत्र के तो योगदान इतना है, लेकिन ये द्वितीय क्षेत्र के भीतर भी है विनिर्माण का योगदान, ठीक है, ओनली एक सेक्टर के ऊपर है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण के है, ठीक है। बात करेंगे इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में पिछले आंकड़ों की तुलना में स्थिरता यहाँ पे बनी हुई है। राज्य की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में संयुक्त प्रभाव से सबसे अधिक है। बात करेंगे इसी क्रम में
उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों हरिद्वार। यहाँ पे औद्योगिक गलियारों और मजबूत विनिर्माण इकाइयों की उपस्थिति में आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं, हरिद्वार जिले राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे फर्स्ट स्थान पर बने हुए हैं। बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की, तो 2025-26 के जो आंकड़े हैं इनके अनुसार हरिद्वार जिला प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, हरिद्वार की जो उपलब्धि है इसका मुख्य कारण वहाँ के जो बड़े औद्योगिक गलियारे हैं और यूनिट्स हैं वो हैं। बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की, तो किसी राज्य या जिले की आर्थिक संपन्नता को मापने का ये इम्पोर्टेंट ये स्केल होती है और राज्य के विनिर्माण इकाइयों का घनत्व सीधे तौर पर स्थानीय निवासियों की औसत आय को भी इफेक्ट करता है। हरिद्वार का औद्योगिक बुनियादी ढांचा है राज्य के अन्य जिलों की तुलना में अत्यधिक यहाँ पे डेवलप्ड है, इसीलिए यहाँ पे इसकी जो पर कैपिटा इनकम है हरिद्वार जिले की वो सबसे ज़्यादा है। बात करेंगे बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में युवाओं को कितने किलोवाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी यहाँ पे दी जा रही है? तो ये दी जा रही है दोस्तों 25 किलोवाट और 50 किलोवाट, ऑप्शन नंबर बी है। तो इसकी डिटेल में देख लेते हैं। तो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के जो युवा हैं उनको स्थानीय स्तर पर यहाँ पे रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट अवसर प्रदान करना है। यहाँ पे बात करेंगे योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट और 50 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट यहाँ पे लगाने का प्रावधान किया गया है। और पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों की बात कर लें तो सीमांत का मतलब है जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, वहाँ पे सौर संयंत्र स्थापित करने हेतु विशेष सब्सिडी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और युवा ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो इसके साथ ग्रिड को बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। और ये योजना पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन को रोकने यानी कि जो वहाँ पे वो होता है उसको रोकने के लिए और आजीविका के नए स्रोत सृजित करने के लिए ये योजना लाई गई है। इसी क्रम में देखें पांचों क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक काल के पेट्रोग्लिफ्स जो हाल ही में खबरों में रहे हैं लद्दाख के अलावा भारत के किस तटीय क्षेत्र में भारी मात्रा में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं कोंकण क्षेत्र यानी कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसकी हम बात कर लेंगे तो प्रागैतिहासिक पेट्रोग्लिफ्स की ये हाल ही में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में रत्नागिरी के पास भारी मात्रा में खोजे गए हैं। ये नक्काशीदार चित्र लद्दाख में पाई गई प्रागैतिहासिक कलाकृतियों में काफ़ी समानताएं रखते हैं, ठीक है, वहाँ से मैच करते हैं। इसकी बात करें तो मानव संस्कृति और उनकी जो जीवन शैली है इसको समझने के लिए महत्वपूर्ण ये सोर्सेस हैं। इन खोजों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्या कर रखा है? प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया है। और कोंकण क्षेत्र की बात करें तो ये भारत के पुरातत्व मानचित्र की एक नई खोज और महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ती है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की जो कि है अप्रैल मई 2026 के दौरान दिखाई देने वाला जो लिरिड उल्का बौछार था, लिरिड मीटियोर शावर 21 धूमकेतु यानी कि कॉमेट द्वारा छोड़े गए मलबे यानी कि डेब्रिस, ठीक है, जो ये अंतरिक्ष का मलबा होता है उसको बोलते हैं डेब्रिस, ठीक है, DEBRIS, ठीक। तो वो किस मलबे से उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है दोस्तों धूमकेतु है सी, ठीक, बटे 1861 जीवन थैचर, तो ये इसका नाम है। बात करेंगे लिरिड उल्का बौछार प्रतिवर्ष अप्रैल माह में पृथ्वी के वायुमंडल में देखी जाने वाली एक खगोलीय घटना है, ठीक है, हर साल दिखती है ये लिरिड उल्का बौछार। ये उल्का बौछार धूमकेतु सी बटे 1861 G1 थैचर द्वारा छोड़े गए मलबे के कारण उत्पन्न होती है। बात करेंगे पृथ्वी जब धूमकेतु के मलबे वाले क्षेत्र से गुजरती है तो ये वातावरण में जलती हुई दिखाई देती है। आपने देखा होगा ऐसे करके बहुत तेजी से जाती है, उसे हम उसको क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं, ठीक। लिरिड उल्काओं को पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाली सबसे पुरानी ज्ञात उल्का बौछारों में से एक कहते हैं। इस खगोलीय घटना का नाम लियरा, ठीक है, लियरा तारामंडल के नाम पर रखा गया है जहां से ये निकलती हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य है जो देश में ई गवर्नेंस सेवाओं को 100% लागू करने वाला पहला पूर्ण राज्य बन गया है? तो यह है दोस्तों केरल। बात करेंगे केरल ने अपनी सभी सरकारी नागरिक सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करके ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर रखी है। ई गवर्नेंस और सेवाओं की बात करें तो यहाँ पे केरल भारत का पहला सा राज्य बन गया है। और कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों
दूसरा राज्य कौन सा बना, ठीक। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, ये जो होता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जो आजकल बहुत चल रहा है, तो एआई मिनिस्ट्री, ठीक है, एआई के लिए भी मिनिस्ट्री बनाने वाला जो है पहला राज्य कौन बना है, केरल। अब इसका नाम वैसे केरल नहीं है, केरलम हो गया है, तो हम हर जगह अब क्या करेंगे, केरलम यूज करेंगे, ठीक, ध्यान देना इसको भी। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा बन गया है, फर्स्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री MINI, मिनिस्ट्री ऑफ एआई, ठीक है, तो केरलम बन गई है। और जो दूसरी है, दूसरा राज्य है वो है तमिलनाडु, TN लिख देता हूँ, तमिलनाडु, ये सेकंड स्टेट बन गई है जो क्या करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मिनिस्ट्री यहाँ पे बनाती है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे, केरल मॉडल ने सिद्ध किया है कि कैसे डिजिटल बुनियादी ढांचा सरकारी पहुंच को सुगम बना सकता है, और इसी उपलब्धि के कारण राज्य में डिजिटल डिवाइड को कम करने में यहाँ पे बड़ी सफलता मिली है। डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार में कमी होगी और प्रशासनिक दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार यहाँ पे हुआ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो कि NDMA, इसने किस पहाड़ी राज्य में अचानक आने वाली जो फ्लैश फ्लड है, यानी कि अचानक जो बाढ़ आती है एकदम से, उसकी जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है, इसका नया नेटवर्क स्थापित किया है। ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड नहीं है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे जैसे बादल फट जाते हैं अचानक, तो वहां से क्या होता है, एकदम से पानी आ जाता है, फ्लैश फ्लड कहते हैं उसको, ठीक है, तो उसको उससे अलर्ट करने के लिए क्या कर रखा है, नेटवर्क लगाया है। अब बात कर लेंगे, NDMA ने हिमाचल प्रदेश में अचानक ये लगा रखा है, चेतावनी प्रणाली लगा रखी है, और ये प्रणाली पहाड़ी राज्यों के संवेदनशील नदी घाटों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। और अचानक आने वाली बाढ़ जो कि अक्सर बादल फटने जैसी चरम घटनाओं के कारण होती है, और इस प्रारंभिक चेतावनी नेटवर्क का उद्देश्य क्या है, जान माल के साथ नुकसान को न्यूनतम करना है, जान माल के नुकसान को न्यूनतम करना। भौगोलिक जटिलताओं को देखते हुए ये नेटवर्क वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम निगरानी में सक्षम है। बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट नेत्र का मुख्य केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये दोस्तों क्या है, बेंगलोर में। अधिकतर चीजें जो ये होती हैं अंतरिक्ष वाली, ये बेंगलोर में होती है, क्योंकि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा एलिमिनेट करके। बात करेंगे, प्रोजेक्ट नेत्र इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए विकसित किया गया है प्रोजेक्ट नेत्र। इसका मुख्य काम क्या है, मुख्य नियंत्रण के जो है बेंगलोर के पास पीनिया में स्थापित किया गया है। अब बात करेंगे, उपग्रह के जो मलबे हैं, इनसे होने वाली जो टक्करों से, इससे बचने, जो उपग्रह से मलबे होते हैं जो घूमते रहते हैं वह, उनसे बचने के लिए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिक उद्देश्य इसका है। बात करेंगे, इस प्रणाली, ये जो प्रणाली है अंतरिक्ष के खतरों को ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक रडार और टेलीस्कोप का उपयोग यहाँ पे करती है, और भारतीय अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करेंगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है, तो ये की गई दोस्तों ओडिशा में। बात करेंगे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। अब देखो, मैंग्रोव कहाँ है सबसे ज्यादा, वो है पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, सर्वाधिक ये वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि पहले जितने होंगे उससे ज्यादा, उस मतलब सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, वो हुई है उड़ीसा में। हालांकि मैंग्रोव के लिए कौन जाना जाते हैं, पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों की बात करें तो इसमें चक्रवात और सुनामी जैसी जो आपदा है, इससे सुरक्षा प्रदान ये करते हैं। भीतरकनिका के क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रयासों ने वहां मैंग्रोव वनों के विस्तार में यहाँ पे मदद की है, और मैंग्रोव कवर की जो वृद्धि है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए एक सकारात्मक संकेत है, और ये तटीय संरक्षण को रोकने के लिए अत्यधिक प्रभावी प्राकृतिक कवच यहाँ पे माने जाते हैं। अब इसी क्रम में बात करेंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2025-26 जो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत को कौन से स्थान यहाँ पे प्राप्त हो गए हैं, तो दोस्तों ये हुआ है 40वां स्थान प्राप्त है, 40th रैंक। बात करेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक की, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग सुधारते हुए 40 स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इनोवेशन की बात करें तो किसी भी देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मापने का है आधार है।
और भारत ने आर एंड डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, निवेश और स्टार्टअप इकोसिस्टम में सुधारों के कारण इस स्थान को बरकरार रखा है। वैश्विक स्तर पर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जो बढ़ती भूमिका है इससे स्पष्ट होती है। और अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की जो पीएम मित्र योजना है इसका संबंध किससे है? तो यह है दोस्तों कपड़ा उद्योग से। मित्र है तो कपड़ा उद्योग से, ठीक है। बात कर लेंगे इसकी डिटेल में। तो ये योजना का मुख्य जो स्वरूप है, प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, ठीक है। प्रधानमंत्री, पीएम से प्रधानमंत्री हो गया, मेगा से एम से मेगा, एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड, वस्त्र यानी टेक्सटाइल, और रीजनल, परिधान, परिधान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपेरल, ठीक है। APPAREL, ठीक है। इंग्लिश में उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म ये हो गई। बात करेंगे इस योजना का मुख्य उद्देश्य कपड़ा या उद्योग यानी कि टेक्सटाइल को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है, कॉम्पिटिटर बनाना है, ठीक। इंटीग्रेटेड पार्क के माध्यम से पूरी जो वैल्यू चेन है इसको एक ही स्थान पर लाया जा रहा है। और योजना का उद्देश्य क्या है? कपड़ा निर्यात में वृद्धि करना है और भारी मात्रा में रोजगार यहाँ पर सृजन यानी कि बनाना है। ये योजना मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है जो भारत की वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। बात करेंगे, अब देखो दोस्तों, ये तो हो गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि है हाल ही में चर्चा में रहे विजयनगरम में क्षेत्र में पुरातात्विक खोजों के संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कल की वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पे आज की करंट अफेयर की क्लास होती है समाप्त। अब मिलेंगे हम कल के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।